आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, पंसिल के दूसरे एपिसोड में आपने पहला एपिसोड कल देखा होगा, जिसमें मैंने पंसिल के पहले सील प्राणी हिंसा और हिंसा के ऊपर वीडियो डाल रखा था। और आज हम पंसिल के दूसरे एपिसोड व्यभिचार न करना और अनैतिक संबंधों से बचना, ये दूसरा जो सील है पंसिल का, इस दूसरे सील के ऊपर बुद्ध ने क्या कहा, उसके ऊपर मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। व्यभिचार न करना और अनैतिक संबंधों में ना फंसना, अनैतिक संबंध ना बनाना, इसका जो अर्थ अभी तक निकाले गए हैं, व्यभिचार का मतलब जो चीज़ें पहले भी थी कि व्यभिचार उसे कहा जाता कि जब कोई, अभी वर्तमान के समय में व्यभिचार उसे कहा जाता है जब कोई अनजान व्यक्ति किसी स्त्री के संग जोर जबरदस्ती और बिना उसके मर्जी के संबंध बनाते हैं, उसे ही व्यभिचार माना जाता है। आज के समय में अनैतिक संबंध किसे कहते हैं? अभी के समय में वैसे संबंध जो कि समाज की मान्यताओं के बगैर, माता पिता के मान्यताओं के बगैर जो संबंध बनाए जाते हैं, उसे वर्तमान का जो समाज है उसे अनैतिक कहता है। लेकिन वर्तमान के समय में जो बातें लोगों के सामने रखी जा रही, जो व्याख्याएं की जा रही हैं, ये तो वर्तमान के मानसिकता के आधार पे है। ये आधार 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने जो दिया उसके अनुसार नहीं, क्योंकि वर्तमान की जो सामाजिक प्रणाली है, वर्तमान में जो सामाजिक व्यवस्था है, और 2500 साल पहले जब बुद्ध के समय जो प्रणाली थी समाज की, जो सामाजिक व्यवस्था था, जो सामाजिक ढांचे थे, उसमें और आज में जमीनों आसमान का अंतर है। व्यभिचार का अर्थ वर्तमान में जो दिया गया कि जोर जबरदस्ती अगर हम संबंध बनाते हैं तो उसे हम व्यभिचार कहते हैं। लेकिन उसकी भी व्याख्या अलग तरीके से है वर्तमान में। बुद्ध के समय तो ये चीजें थी कि जोर जबरदस्ती इंसान किसी से भी संबंध नहीं बना सकता। बुद्ध के समय में तो यहाँ तक ये बातें कही गई कि कोई भी व्यक्ति एक वैश्या के साथ भी जोर जबरदस्ती का संबंध नहीं बना सकता है। अगर वो वैश्या भी अगर तैयार है और अपनी मर्जी से अगर संबंध स्थापित करती है तो उसे व्यभिचार नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज व्यभिचार का अर्थ ये दिखाया जाता है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो कि समाज मान्यताएं नहीं दिया है, जो गार्जियन मान्यताएं नहीं दिया है, माता पिता और समाज ने मान्यता ना दिया हो, अगर वैसे लोगों से अगर वो जबरदस्ती अगर संबंध बनाता है तो वो गलत है। लेकिन बुद्ध के नजर में और बुद्ध के अनुसार अगर आप अपनी पत्नी के साथ भी, आप अपने प्रेमिका के संग भी अगर उसके मर्जी के विरोध में जाकर अगर संबंध स्थापित करते हैं तो उसे भी व्यभिचार माना जाता है। बुद्ध की व्याख्या के अनुसार उसे भी व्यभिचार कहा जाता है। बुद्ध का व्यभिचार का मतलब बस इतना है कि सामने वाला
के मर्जी के विरोध में जाकर के उसके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करना व्यभिचार की श्रेणी में आता है। अब चाहे वो उसका अपना प्रेमी या पति ही क्यों ना हो, वो अपनी प्रेमिका और पत्नी के साथ में बिना उसके मर्जी के संबंध नहीं बना सकता है। और अगर उसके बिना मर्जी के संबंध बनाते हैं, बिना उसकी मर्जी के उसके साथ में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो वो व्यभिचार के श्रेणी में ही आएगा। क्योंकि बुद्ध प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उसके अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। और ये कहना भी गलत है कि वो अधिकार प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है, और वो किसके साथ संबंध स्थापित करेगा उसके लिए भी वो स्वतंत्र है। इसीलिए वर्तमान की जो स्थितियां हैं, वर्तमान को अगर हम देखने जाएं तो समाज को तो जितने भी विवाहित कपल है, जो विवाहित है, जिनकी शादियां हो रखी है, जिसे समाज ने और परिवार ने मान्यता दे रखी है, ऐसी शादियों को लोग कहते हैं कि ऐसे शादियों में जो पति अपनी पत्नी के साथ में जोर जबरदस्ती अगर करता है तो वो सही है, क्योंकि पति का अधिकार है अपनी पति के ऊपर में, पत्नी के ऊपर में। लेकिन ये चीजें बुद्ध की नजर में व्यभिचार के तौर पे ही है। और मनोवैज्ञानिक का, साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि दुनिया में जितने भी लगभग संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, 90% जो संबंध है वो एक रेप की भांति है, एक बलात्कार और एक व्यभिचार की भांति है। क्योंकि जितने भी शादियां वर्तमान में हो रही हैं, वो शादियां लड़के और लड़की के मर्जी के विरोध में जाकर के हो रही हैं, माता पिता की मर्जी से हो रही हैं, ना कि उसके पीछे लड़के और लड़की जिसके विवाह हो रहा है उसके बीच प्रेम है या नहीं है, इसे बिना देखे हुए सिर्फ और सिर्फ शादियों पे फोकस किया जा रहा है कि नहीं मुझे शादी करा देनी है। ये ना देखा जा रहा है कि वो लड़का या लड़की एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, ये नहीं देखा जा रहा कि वो लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं, और उनकी शादियां करा दी जाती है। और जब तक एक जोड़े के बीच, एक कपल के बीच अगर प्रेम का रिश्ता ना हो और बिना प्रेम के अगर वो संबंध बनाने जा रहे हैं, तो वो व्यभिचार के भांति ही होगा, वो अनैतिक ही होगा। और हो ये रहा है कि सामाजिक मान्यताएं मिलने की वजह से, कि समाज ने मान्यता दे दी कि हाँ अब हमारी शादी हो गई है, तो हम अब इसके साथ जोर जबरदस्ती जैसे मन चाहे वैसे, अप्राकृतिक हो या प्राकृतिक हो, जोर जबरदस्ती संबंध बना रहे हैं। तो दुनिया में लगभग जितने भी संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, फिजिकल रिलेशन, मनोवैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टरों का, और बड़े बड़े एनजीओ जो इन रिपोर्टों को तैयार करते हैं समाज से, महिलाओं के जो वोमेन्स एनजीओ है जो महिलाओं से एकांत में बातें करती है, उसके अनुसार व्यभिचार करने वाले 90% केसेस उनके अपने पति के हैं, उनके अपने घरेलू है। घरेलू 90%, 10% ही जो आपको अभी बाहर देखने को मिलता है कि किसी लड़की का रेप हुआ या गैंग रेप हुआ, ये चीजें सिर्फ 10% ही है, 10% है। 90% केसेस तो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है। 19% केसेस तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होता है। 90% जो केस है वो घर से बाहर जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार और रेप करने वाला और बलात्कार करने वाला व्यक्ति या तो घर का ही कोई व्यक्ति होता है, और नहीं तो जिससे उस लड़की की शादी हुई है वही उसके साथ में उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर के उसका व्यभिचार करता है। और
लोगों ने कहा अनैतिक संबंध, तो अनैतिक संबंध का मतलब भी लोगों ने यही निकाला है कि जिस रिश्ते को समाज मान्यता नहीं देता है, जिस रिश्ते को परिवार मान्यता नहीं देता है, वो संबंध अनैतिक होगा। लेकिन बुद्ध के अनुसार वैसे संबंध जो बिना प्रेम के आधार के बनाए जाते हैं, वैसे सारे संबंध अनैतिक है। और अगर हम बुद्ध के अनुसार देखने जाएं वर्तमान की स्थिति को, तो आज अरेंज मैरिज जो कि हो रहा है, यह अरेंज मैरिज पूरी तरीके से अनैतिक है। अब हो सकती है कि मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ और बुद्ध के द्वारा जो बातें बोली गई, इससे अराजकता फैल सकती है, आपको बुरा लग सकता है। लेकिन बुद्ध के समय की जब व्यवस्था को आप पढ़ने जाएंगे, समझने जाएंगे उस समय के सामाजिक ढांचे को, सामाजिक प्रणाली को, तो उस समय स्वयंवर हुआ करता था। महिलाएं अपने मन मुताबिक अपने से अपना वर स्वयं चुनती थी और इसीलिए उसे स्वयंवर कहा जाता था। और उस स्वयंवर में वो अपना प्रेमी खुद चुना करती थी। तो प्रेम के आधार पर बनाया गया संबंध को नैतिक माना जाता था। और प्रेम जहाँ न हो और उसके बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाए, तो उसे अनैतिक कहा जाता था। लेकिन वर्तमान की जो ढांचा है, वर्तमान की जो सामाजिक ढांचे हैं, इसमें अनैतिकता का जो और नैतिकता का जो व्याख्या है, पूरी तरीके से उलट दिया गया है, पूरी तरीके से उसे बदल दिया गया है। अभी वर्तमान में नैतिक और अनैतिक का चीजें यहाँ आ जाती है कि जब तक कोई लड़का और लड़की अगर वो कोर्ट मैरिज नहीं करता या फिर समाज के सामने शादी नहीं करता या माता पिता के मुताबिक शादी नहीं करता, तब तक उस शादी को नैतिक संबंध नहीं माना जाता, मान्यताएं नहीं दी जाती है और उसे अनैतिक घोषित किया जाता है, अनैतिक संबंध घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बुद्ध के अनुसार तो आज की जितनी भी शादियां हैं, आज जितने भी शादियां समाज निर्धारित कर रही है या फिर माता पिता द्वारा, गार्जियन के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा निर्धारित की जा रही हैं, वो सारी की सारी शादियां, जितने भी मैरिज आज वर्तमान के समय में हो रहे हैं, लगभग नहीं भी तो 90% से एबव जितनी भी शादियां हैं, वो सारी की सारी अनैतिक है, इल्लीगल है, इमोरल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माता पिता अपने मर्जी से, अपने पसंद के लड़के से या अपने मन पसंद के लड़की से अपने बेटा या बेटी की शादी करवा रहे हैं। वो लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते तक नहीं है, एक दूसरे से परिचित तक नहीं है, प्रेम तो दूर की बात है, एक दूसरे से मित्रता तक नहीं है, फ्रेंडशिप तक नहीं है, वे एक दूसरे को समझते तक नहीं है और सीधा वे शादी के बाद अगले ही दिन एक साथ रूम में संबंध स्थापित करने चले जाते हैं। तो हम रेप किसे कहते हैं? रेप में होता क्या है? रेप के समय में भी और एक प्रेमी जोड़े में जो संबंध बनता है, उसमें अंतर क्या है? दोनों में तो एक ही तरीके से संबंध बनाए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर यही होता है कि एक अनजान होता है और दूसरा जाना हुआ व्यक्ति होता है। तो रेप के समय में भी जो लड़का होता है, लड़की के साथ में वो अनजान होता है, लेकिन करता वही है जो चीजें प्रेमी युगल एक साथ करते हैं। और प्रेमी युगल भी जो संबंध स्थापित करते हैं, वो करते हैं, तो उसे व्यभिचार और रेप या बलात्कार क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो जब उस क्रिया को कर रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से उस क्रिया में उतर रहे हैं। उनके उस घटना को, उस प्रक्रिया को पूरा करने में उन दोनों की सहमति होती है। और जब उन दोनों की आपसी सहमति से ये चीजें होती हैं, प्रेम के कारण वो चीजें होती है, तो उसे लीगल या नैतिक माना जा सकता है, माना जाता है। और बुद्ध के अनुसार नैतिक संबंध वही है जिसमें वो प्रेम के अनुसार संबंध को बनाते हैं।
लेकिन वर्तमान में ना लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, ना उनकी मित्रता है, ना प्रेम है, और एक दूसरे के सामने वो उसी भांति आ जाते हैं जैसे कि रेप के समय एक लड़की एक लड़के के सामने आती है, एक अनजान लड़के के सामने। तो समाज इसको नैतिक कहता है, समाज इसे मान्यताएं देता है, इसे वो अनैतिक नहीं कहता कि एक अनजान लड़का और लड़की जो आज तक एक दूसरे को जानते तक नहीं है, समझे नहीं है, मित्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, वो अगर संबंध में उतरते हैं तो ये इसे नैतिक कैसे कहा जा सकता है। और जब संबंध प्रेम के अनुसार ना हो, सीधी सी बात है, जो प्रेम पूर्वक संबंध बनाए जाएंगे वो नैतिक, और जो प्रेम पूर्वक संबंध ना बने वो अनैतिक। प्रेम से संबंध बनाया जाए और मर्जी से बनाया जाए तो वो सही, और जो संबंध प्रेम पूर्वक और मर्जी से ना बनाया जाए उसे व्यभिचार या रेप कहते हैं। तो ये चीजें है कि लोगों को इन चीजों को समझना होगा कि आप इससे क्या कर रहे हैं। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि समाज एकदम दूषित होते हुए चला जा रहा है। दूषित होगा ही, समाज में सारी चारों तरफ अराजकताएं फैलेंगे ही, समाज में चारों तरफ गंदगियां और अनैतिकता फैलेगी ही, समाज में वे सारे कृत्य और वैसे उच्च स्तर के मानसिकता वाले, उच्च स्तर के चेतना वाले अगर बच्चा आज पैदा नहीं हो रहे हैं तो उसका कारण है कि वर्तमान की जो मैरिज सिस्टम है, विवाह की जो प्रथा है, प्रणाली है, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि जब बीज ही गलत होगा, क्योंकि एक प्रेमी युगल जब संबंध बनाते हैं और उनसे जो लड़के का बीज और जो लड़की का बीज जब जाता है और उसके मिलन से जब वो बच्चा तैयार होगा, जो प्रेमी युगल से तैयार होगा, तो वो प्रेम पूर्ण बच्चा ही होगा। वो बच्चा जब प्रेम पूर्वक प्रजनन से जब बच्चे पैदा होते हैं, वो उच्च चेतना के बच्चे पैदा होते हैं, उच्च चेतना के। जब वैसे संबंध स्थापित होंगे, प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित होंगे, तो बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, भगत सिंह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जैसे, नेहरू जैसे, मतलब श्रेष्ठ चेतना, उच्च चेतना के बच्चे दुनिया भर में पैदा होंगे। लेकिन जैसे ही सारी चीजें गड़बड़ होती हैं, जैसे ही चीजें बदलती हैं, जैसे ही चीजें व्यवस्था को कुंठित कर दिया जाता है, कुरीतियों से भर दिया जाता है, तो वैसे ही वो सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि अगर हमने गलत मानसिकता के साथ, अगर जिस तरीके का भी हम बीज बोएंगे उस तरीके का ही फल उगने वाला है, उसका ही पेड़ उगने वाला है। अगर हमने बबूल के पेड़ बोएंगे, बबूल के बीज बोएंगे, तो आम का पेड़ नहीं होने वाला है। लोग आज क्या कर रहे हैं कि नशे की हालत में शराब पीकर, मादक पदार्थों का सेवन करके, चाहे वो सिगरेट हो, गांजा हो, खैनी हो, गुटखा हो, शराब हो या अदर भी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, या फिर काम वासना को उत्तेजित करने वाले दृश्यों को देखते हैं, और उसके बाद जाकर के वे संबंध प्रजनन करने जाते हैं। तो वैसे संबंध से जो बच्चा उत्पन्न होगा, वैसे संबंध से जो बच्चा पैदा उत्पन्न होगा, तो वो तो काम वासना से ग्रसित ही बच्चा उत्पन्न होगा। जब वो बच्चा वैसा उत्पन्न होगा, उसके अंदर बीज ही वैसी काम वासना वाली पड़ी है। क्योंकि हम जो खाते हैं, हम जो आहार लेते हैं, चाहे वो आहार किस तरीके का हो, आपको आहार का मतलब तो सिर्फ भोजन समझ में आता होगा, लेकिन आहार का मतलब होता है कि जो भोजन के द्वारा आप ले रहे हैं एक, जो आप बोल रहे हैं दो, जो आप सुन रहे हैं तीन, जो आप देख रहे हैं चार। ये जिस भी प्रकार की हम आहार लेते हैं, बोल करके, देख करके, सुन करके, वही हमारा विचार बनता है, विचार ही हमारा व्यवहार बनता है, और व्यवहार ही हमारा बीज निर्माण करता है। चाहे वो स्त्री में हो या पुरुष में हो,
वैसा ही बीज तैयार होता है। तो अगर आपने गलत दृश्यों को देख करके, गलत बातें बोल करके, जैसे गाली देने वाले, अपशब्द बोलने वाले, अ, बेकार की फालतू बातें करने वाले या फालतू फालतू की चीज़ें, काम वासना की चीज़ें बात करने वाले, काम वासना की चीज़ें देखने वाले, काम वासना की चीज़ें सुनने वाले, मतलब जितनी भी व्यर्थ की चीज़ें हैं, जो इंसान को पूरी तरीके से भ्रष्ट और निरर्थक बनाती है, वो सारे जब हम कृत्य करते हैं, उसी से, और हम जैसा भोजन लेते हैं, जैसे हम मांसाहार लिए या मादक पदार्थों का सेवन किए, तो इससे जो बीज तैयार होता है, चाहे वो लड़का में हो या लड़की में हो, वो बीज बुरा ही तैयार होता है। तो जब कोई व्यक्ति काम वासना की चीज़ों को देख करके या मादक पदार्थों का सेवन करके जब उन चीज़ों में उतरता है, प्रजनन के लिए उतरता है, तो वो तो उसके बीज में ही गलत चीज़ें हैं, उसके बीज में ही नशे की चीज़ें हैं, मादक पदार्थों को सेवन करने की चीज़ें हैं, उसके बीज में ही काम वासना की चीज़ें भी चली गई हैं बीज। तो वो चीज़ों से ही जब बच्चा पैदा होता है, तो फिर जब वो धीरे-धीरे बड़ा होता है और वो भी शराब और मादक पदार्थ सेवन करने लगता है, मांसाहार सेवन करने लग जाता है या काम वासना की चीज़ों में लिप्त हो जाता है, तो माता-पिता को ये लगता है कि ये बच्चा बाहर से बिगड़ गया है। कोई बच्चा बाहर से नहीं बिगड़ता है। एक थैली में मैं फूलों के ही ढेर सारे अलग-अलग फूलों के बीज रख दूँ और आप उसमें खाद डालेंगे, खाद पानी डालेंगे, तो क्या उसमें से बबूल का पेड़ उग सकता है क्या? नहीं उग सकता है। जब तक उस थैले में, उस गमले में बबूल का बीज ना हो, तब तक बबूल का पौधा नहीं उग सकता, पेड़ नहीं उग सकता। अगर बबूल का पेड़ अगर उग रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस गमले में बबूल के बीज बोए गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि हम सोचते हैं कि बाहर से बीज डाला जाता है, बाहर से बीज नहीं डाला जाता है। बाहर से बच्चे को खाद और पानी मिलता है। बाहर से खाद और पानी मिलता है और उस खाद और पानी को मिल करके, उसके मिलने से वो पौधा जन्मने लग जाता है, उगने लग जाता है और पेड़ रूपी लेने लग जाता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो सोचते हो कि मेरा बच्चा बाहर से जाकर के शराब पीना या नशीली पदार्थ लेना शुरू कर दिया या फिर काम वासना में डूब रहा है, वो बाहरी घटना नहीं है। वो बच्चा माता-पिता से ही वो बीज को लेकर के पैदा हुआ है और आज वर्तमान में जब बाहर से उसे माहौल मिलते हैं, जब वो बाहर में किसी को देखता है संबंध बनाते हुए या बाहर में जाकर के वीडियोज़ देखता है, फ़ोटोज़ देखता है या फिर मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो उसके अंदर जो बीज पड़ा हुआ था, वो उस खाद्य पदार्थों से और पानी मिलने से वो उगना शुरू कर देता है और जब वो पेड़-पौधे उगने लग जाते हैं, तो माँ-बाप को लगता है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरा बच्चा गलत संगति में चला गया है। लेकिन उसे ये स्वीकार करना होगा कि ये मेरे बच्चे में बीज मैंने ही दिए थे, मेरा बच्चा तो सिर्फ़ बाहर से खाद-पानी लेकर के बड़ा हुआ है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जब इंसान कृषि भी करता है और खेती भी करता है, तो पहले देखता है कि ज़मीन उपजाऊ है या नहीं। उसे पहले कोड़ता है, उसे साफ-सफाई करता है, जितने भी जनेरा होते हैं, बेकार घास होती है, उसको वो छाँटता है। उसके बाद उसमें खाद के लिए खाद मिलाता है मिट्टी में, उसे सानता है, उस पे पानी डाल कर के उसे फूलने देता है, उसे उपजाऊ बनाता है पहले, उसके बाद उसमें बीज लगाता है, बीज को लगातार खाद-पानी देते रहता है, उसमें कीट ना लगे इसलिए कीटनाशक देते रहता है, उसके आस-पास जब जनेरा उगता है, घास-पत्ते उगते हैं तो उसे काटते रहता है। इतना ध्यान वो एक फसल को उगाने के लिए करते हैं, तो एक नए जनरेशन को पैदा करने के लिए, दुनिया में इकलौता इंसान ही ऐसा जानवर है, जो किसी भी महीने में प्रजनन करता है और बच्चे उत्पन्न करता है। दुनिया के सारे पौधे किसी खास मौसम में और दुनिया के सारे जानवर किसी खास मौसम में ही प्रजनन करते हैं और किसी खास मौसम में ही बच्चे उत्पन्न करते हैं। लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा जानवर है, जो किसी भी मौसम में प्रजनन करता है और किसी भी मौसम में बच्चे उत्पन्न करता है।
और ये जब अपने बीज को बोने जाता है तो उस समय देखता ही नहीं है कि मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। आप मिट्टी को जाकर लैब में टेस्ट करवा सकते हो कि ये मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। तो क्या आपने बीज जो आपके बीज से जो बच्चा पैदा होने वाला है, क्या उस बीज को लैब में जाके टेस्ट नहीं करवा सकते कि आपका बीज उच्च क्वालिटी का है या नहीं है, हाई क्वालिटी का है या नहीं है? आप एक साधारण सा चावल और गेहूं का बीज को टेस्ट करवाते हो, लेकिन अपने बीज को टेस्ट क्यों नहीं करवाते बच्चे पैदा करने से पहले, प्रजनन करने से पहले? मतलब आप खेती के लिए, आप चावल उगाने के लिए अच्छे फसल और अच्छे अनाज की कल्पना करते हो, जो कि कुछ दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन आप जिस बच्चे को पैदा करने जा रहे हो, जान रहे हो कि ये बच्चा 60 साल की उम्र तक जिंदा रहने वाला है कम से कम, और ये बच्चा समाज का भविष्य हो सकता है, आपके घर का वारिस हो सकता है। उसके लिए आप क्यों नहीं सोचते हो? उसके लिए आप ऐसी बातें को दिमाग में क्यों नहीं रखते कि आपको भी एक अच्छे बीज की पहचान करनी चाहिए। अगर आपका बीज अच्छा नहीं है, तो उस बीज को अच्छा कैसे बनाएँ, इसके लिए डॉक्टरों से सलाह ली जा सकती है। इसके लिए डॉक्टरों से सलाह ली जा सकती है कि आपका बीज उच्च क्वालिटी का है या नहीं है। आपको उस समय आपने प्रजनन की अवस्था में बीज को रोपण किया, उसके बाद जब बच्चा बड़ा भी होता है, तो आपको देखना होगा कि अगल-बगल अगर घास-पतई मतलब उसकी संगति अगर गलत चीज़ों से हो रही है, तो उन चीज़ों से दूर रखना भी माता-पिता का ध्यान है। लेकिन सबसे मूल चीज़ें ये है कि अगर बच्चा बिगड़ता है, अगर वो इन चीज़ों में पड़ता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके अंदर वो बीज पहले से ही है, बीज रूप में। उसे बाहर से खाद और पानी मिलता है, जिसकी वजह से वो उपजता है। और बाद में लोगों को लगता है कि देखो मेरा बेटा या बेटी बाहर संगत में रह कर के बिगड़ गए। बाहर से उन्हें सिर्फ़ खाद-पानी मिला है और कुछ नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कार्ल मार्क्स, लेनिन जैसे बच्चे, गांधी, अंबेडकर या चंद्रशेखर भगत सिंह या बुद्ध, महावीर जैसे बच्चे पैदा हो, तो आपको अपने आप के गर्भ को उतना ही स्वच्छ रखना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हम गर्भ को स्वच्छ रखेंगे, अभी हो ये रहा है कि इतने ज़्यादा मल्टीपल अफेयर्स लोग रख रहे हैं। मल्टीपल लोगों से अफेयर्स, लड़के मल्टीपल लड़कियों के साथ अफेयर, लड़कियाँ मल्टीपल लड़कों के साथ अफेयर, जिसके वजह से वे अपने ही गर्भ को दूषित कर ले रहे हैं, गंदा कर ले रहे हैं। और उसके बाद वो विवाह से पहले, प्रजनन और बच्चे पैदा करने से पहले ही मल्टीपल संबंध बनाकर अपने गर्भ को और अपने बीज को दूषित कर ले रहे हैं। उसके बाद जाते हैं वो दूसरों से शादी करते हैं, और जब वो दूसरे से शादी करते हैं, तो फिर उससे जब बच्चा पैदा होगा तो गर्भ ही गंदा है, गर्भ ही दूषित है, तो उस दूषित गर्भ में स्वच्छ और शुद्ध चेतना का बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? जो अशुद्ध गर्भ है, जो इतने मल्टीपल अफेयर्स की वजह से, मल्टीपल संबंध की वजह से जो दूषित हो गया गर्भ है, उससे स्वस्थ बच्चा पैदा कैसे हो सकता है? अगर आप किसी से लव अफेयर्स में हैं, प्रेम में हैं, तो उसी से विवाह करके उसके साथ आगे की ज़िंदगियाँ क्यों नहीं बिताते? इससे ये हो सकता है कि कम से कम आप जिसके साथ में हैं, उसी के साथ आगे कंटिन्यू करें, और वो गर्भ दूषित ना रहे, क्योंकि वो सिर्फ़ एक के साथ में है। तो गर्भ शुद्ध रहेगा, और उससे क्या होगा कि शुद्ध गर्भ में शुद्ध बच्चे का जन्म हो सकता है। लेकिन आज के जो गर्भों की अवस्था है, वो ढेर सारे संबंधों के वजह से दूषित हो रखे हैं। तो प्रेम संबंध किसी और से, विवाह संबंध किसी और से, और यही कारण है कि दुनिया में और भारत में खास करके उच्च चेतना के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। इसीलिए बुद्ध के अनुसार व्यभिचार वो है जो प्रेम पूर्वक न बनाया गया संबंध ही व्यभिचार की श्रेणी में आता है। अनैतिक संबंध वे हैं जो प्रेम पूर्वक जो संबंध स्थापित नहीं किए गए हैं, जिन संबंधों के बीच में प्रेम नहीं है, वैसे संबंध को अनैतिक संबंध कहे गए। आपका अपनी पत्नी के साथ भी, अपनी प्रेमिका के साथ भी उसके मर्जी के विरोध में जाकर के संबंध बनाना भी व्यभिचार और रेप की श्रेणी में आ सकता है, और संविधान में यह है, प्रावधान है। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा
कि व्यभिचार का जो अर्थ और अनैतिक का अर्थ जो आप आज तक समझ रहे थे, उनसे आप ये व्याख्या मैंने इसीलिए दिया बुद्ध की, ताकि आपको इन चीज़ों से अवगत कराया जा सके और जो प्रणाली बुद्ध के समय में 2500 साल पहले थी, वो वर्तमान में फिर से स्थापित हो सके। और आप ख़ासा ध्यान दें, क्योंकि अगर नैतिक संबंध होंगे, प्रेमपूर्ण संबंध होंगे और मल्टीपल ना होकर के सिंगल संबंध होंगे, तो ही बुद्ध महावीर जैसे चेतना के जो बच्चे हैं वो पैदा हो सकते हैं। नहीं तो समाज तो ऐसे ही दूषित होते चला जा रहा है और आगे भी होता हुआ चला जाएगा। मेरा काम बस लोगों को जानकारी देना, समझाना ही है। मैं मार्ग बता सकता हूँ, किसी को मुक्त नहीं कर सकता। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।